डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर की क्लास चल रही है। इस क्लास में मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स से संबंधित कुछ छोटे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो ये चैप्टर आप पढ़ के आए हो 12th तक, लेकिन फिर भी अ, कुछ छोटे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। इस तरह के हर बुक में आपको छोटे क्वेश्चंस दिए होंगे बुक चैप्टर के एंड में। कुछ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ तक हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा। फिर भी सुना हुआ यदि आपके याद नहीं रहे तो आप उनको लिख लें, क्वेश्चंस को लिख लें कॉपी में, या फिर इन क्वेश्चंस के पीछे पेज में चैप्टर में जहाँ इनके आंसर दे रखे हैं उसके पेज नंबर यहाँ लिख लें, ताकि दोबारा रिवाइज करते समय दिक्कत नहीं हो। और यदि आप वीडियो दोबारा सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, तो ये सब अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी कितने प्रकार के अंश निर्मित कर सकती है? देखिए, मैंने बताया था दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक तो समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये दो तरह के शेयर इशू कर सकती है। आप इसमें लिख दीजिए। अधिमान अंश से क्या तात्पर्य है? यानी इसको अधिमान भी लिख सकते हैं, पूर्वाधिकार भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले प्रेफरेंस शेयर्स लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स इनके नाम से ही समझिए आप कैसे याद रखोगे। अधिमान यानी प्रेफरेंस या पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों की तुलना में दो पूर्वाधिकार मिलते हैं। पूर्वाधिकार यानी अधिकार पूर्व में, किसकी किसकी तुलना में? समता अंशों की तुलना में। समता अंशों की तुलना में इनको दो पूर्वाधिकार खास तौर से मिलते हैं। एक तो वो जो डिविडेंड के संबंध में, लाभांश के संबंध में, यानी कि कंपनी यदि लाभांश देगी तो समता अंशधारियों की तुलना में से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देगी। कंपनी के पास प्रॉफिट यदि लिमिटेड है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले लाभांश मिलेगा और समता अंशधारियों को बाद मिलेगा। इसी तरह से कंपनी के समापन पर पूंजी पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। कंपनी यदि समापन में जाती है तो कंपनी को पहले पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी रिटर्न करनी पड़ती है, लौटानी पड़ती है। उसके बाद पैसा बचता है तो समता अंशधारियों को, यानी इक्विटी अंशधारियों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में पूंजी देती है। इस तरह से दो अधिकार हैं समता अंशधारियों की तुलना में, एक तो लाभांश के संबंध में और एक पूंजी वापसी के संबंध में। अधिमान अंश कितने प्रकार के हो सकता है? अधिमान अंश चार पांच तरह के होते हैं। देखिए, मैंने बताता हूँ आपको। एक तो रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, यानी शोधनीय और अशोधनीय, यानी जिन अंशों का एक निश्चित समय के बाद में शोधन होता है। शोधन का मतलब पूंजी का वापसी करना होता है, उनको शोधनीय अधिमान अंश कहते हैं। और जिनका शोधन नहीं होता उनका अशोधनीय। हालांकि अब कंपनी 1998 में एक अमेंडमेंट आ गया, उसके बाद में कोई कंपनी अशोधनीय अधिमान अंश जारी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अपन को तो इसमें बताने पड़ेगा। दूसरा है संचयी और असंचयी, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। संचयी और असंचयी, यानी किसी साल यदि कंपनी डिविडेंड प्रॉफिट नहीं होने की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो आगे के सालों में यदि उनको डिविडेंड लेने का राइट होता है, अधिकार होता है, तो उसको हम संचयी कहते हैं। और इस तरह का राइट नहीं होता है, अधिकार नहीं होता, उसको असंचयी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ केवल नाम लिखने हैं, मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान भी रहे। और एक होता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। हिंदी में थोड़ा देख लेना क्या क्या होता है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। यानी एक निश्चित, देखिए आपको पता है कि प्रेफरेंस होल्डर्स को एक निश्चित दर से डिविडेंड मिलता है, ठीक है, जैसे 10%, 5%, 6%, जो भी है निश्चित दर से। यदि इन अंशधारियों को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश के अतिरिक्त समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के बाद कुछ और लाभांश मिलने का यदि अधिकार होता है, तो उसको हम कहते हैं संचयी, सॉरी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और इस तरह का यदि कोई एडिशनल डिविडेंड में उनको लेने का राइट नहीं होता, तो उसको कहते हैं अपन नॉन पार्टिसिपेटिंग।
प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कंपनी की अंश पूंजी को सामान्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। ठीक है, अब अधिकृत नहीं, वह पूंजी जो कि कंपनी अपने जीवन काल में अधिकतम इशू कर सकती है, वो उसको कहते हैं अधिकृत पूंजी या अथोराइज्ड कैपिटल। फिर उसके बाद में होती है इसमें इशूड कैपिटल, जितनी एप्लीकेशन के लिए जितनी पूंजी के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन कॉल कर ली है, यानी पैसा मांग लिया है, उसको कहते हैं अपन इशूड कैपिटल। और एक होता है पेड अप कैपिटल, यानी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। हिंदी इंग्लिश में कैसे भी लिख देना, आप कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इंग्लिश में ध्यान आए तो इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में ध्यान आए तो हिंदी में लिख दीजिए। पेड अप कैपिटल का मतलब ये हो गया कि भाई अंशधारियों ने मांगी गई पूंजी में से जितना पैसा चुका दिया है, उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो इस तरह से ये आप उसमें लिख दीजिएगा। अधिकृत पूंजी से क्या तात्पर्य है? देखिए, ये अधिकृत पूंजी मैंने अभी बता दिया आपको, यानी अपने कोई कंपनी जो अपने जीवन काल में, है ना, जितनी मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है ना, उसको हम अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं, अथोराइज कैपिटल या पंजीकृत रजिस्टर्ड पूंजी, पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं, है ना, और अधिकृत पूंजी भी कहते हैं। ये कंपनी की जो कैपिटल क्लोज है उसमें इसका मेंशन होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार जो कंपनी ने अधिकृत कर दी तो कभी वो चेंज ही नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करके कंपनी अधिकृत पूंजी को चेंज भी कर सकती है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा ध्यान रहे, बाकी आपको तो बस इतना लिखना है, वह पूंजी जो कंपनी अपने जीवन काल में अधिकतम इशू कर सकती है, उसको अधिकृत पूंजी कहते हैं। इसको साथ में ये वो लिखना है, पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं इसको, है ना। अभिदत्त पूंजी से क्या आशय है? देखिए, हाँ, उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने सब्सक्राइब कैपिटल नहीं बताया आपको। जैसे कंपनी ने मान लीजिए 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कॉल की, तो ये भी एक प्रकार है इसका पूंजी का। 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कॉल की, और मान लीजिए पब्लिक ने उसमें से 90,000 ही शेयर खरीदे, यानी बाकी 10,000 के लिए एप्लीकेशन ही नहीं आई, तो वो जो 90,000 है वो सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं निर्गमित पूंजी का वह भाग जो कि जनता द्वारा खरीदने के लिए आवेदन कर दिया गया है, जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन कर दिया गया है, उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, या ये कम जनता ने खरीद ली है, यानी अधिक निर्गमित पूंजी का वह भाग जो कि जनता ने उसे खरीद लिया है, उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। निर्गमित पूंजी से क्या तात्पर्य है? निर्गमित पूंजी से मतलब वही है कि पूंजी का वह अधिकृत पूंजी का कह दीजिए आप, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी ने शेयर खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर लिया है, उसको हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। प्रदत्त अथवा चुकता पूंजी से क्या तात्पर्य है? वही, यानी अब इसको कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग, यानी जो अभिदत्त पूंजी है, अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो कि जनता ने भुगतान कर दिया है, जिसके लिए अपने एप्लीकेशन जितने पैसा डिमांड कर लिया है, और जनता ने भी अंशधारियों से मतलब है, यहाँ जनता से का मतलब जो भी जो शेयर खरीदेगा उन्होंने भुगतान कर दिया है, उसको हम कहेंगे प्रदत्त अथवा चुकता पूंजी। अंश निर्गमन के संदर्भ में स्टॉक का क्या अर्थ है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलो आप, है ना। देखिए क्या होता है इसमें कि यदि कोई कंपनी अपने अंशों को स्टॉक में जब निर्गमित कर ट्रांसफर कर देती है ना, तो उसके बाद कंपनी किसी भी, देखिए दोबारा बताता हूँ आपको, कि यदि कोई कंपनी, जैसे आपको पता है कि समता अंशों का जो पुस्तक मूल्य वो जो इश्यू प्राइस है सबकी समान होती है, एक जैसी होती है, अलग अलग, कोई 10 रुपये का है तो सारे शेयर 10 रुपये के होंगे, लेकिन लेकिन यदि अंशों को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद में कंपनी
किसी भी अंकित मूल्य का शेयर इशू कर सकती है किसी को। जैसे मान लीजिए 10 के 1 लाख शेयर हैं, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब उसके बाद मान लीजिए किसी एक्स को कंपनी 10,000 शेयर देना है, 10,000 रुपये के शेयर देना है तो 10,000 के शेयर दे दो। किसी को 18,000 रुपये का शेयर देना देना चाहती है तो 18,000 के शेयर दे दो। तो स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद कंपनी किसी भी डिनोमिनेशन का, किसी भी अंकित मूल्य का शेयर इशू कर सकती है। ये है इसका फ़र्क। एक होता है एकल व्यक्ति कंपनी। एकल यानी इसमें कोई खास बात नहीं है। यदि उस कंपनी का जो सदस्य है या मालिक है, जो यदि एक ही व्यक्ति है तो उसको हम एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं। तो आज यही क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।